बच्चों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के विषय आधार पाठ्यक्रम के तृतीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक उद्यमिता विकास है, उसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन BA फर्स्ट ईयर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका सॉल्यूशन का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और यदि स्टूडेंट्स आपको आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप इस चैनल को इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हम आपको आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही यदि आपको वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपके सभी विषयों के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए आपका विषय जो आधार पाठ्यक्रम का तृतीय प्रश्न पत्र है उद्यमिता विकास का। तो देख लेते BA फर्स्ट ईयर रेगुलर वालों को देख लेते बच्चों। सबसे पहले हम आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, उसके बाद जो है हम पूरा इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको पहले में उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई है। इसके अथवा में आपको देखिए लक्ष्य की परिभाषा लिखिए और तथा लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करने को कहा गया है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए आपको परियोजना मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य को लिखने को कहा गया है। इसके अथवा में आपको उत्पादन प्रबंधन के कार्य को समझाने को कहा गया है। इसके साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है, देखिए जिला उद्योग केंद्र की भूमिका एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा आपको देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद आपका देखिए चौथा क्वेश्चन आपको पूछा गया बैंक की परिभाषा लिखिए और बैंकों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। इसके अथवे में स्टूडेंट्स आपको मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद देखिए पांचवा आपको देखिए उद्यमी की प्रशासनिक समस्याओं को संक्षेप में लिखिए। और देखिए उसके बाद अथवे में आपको देखिए भारत में महिला उद्यमियों की समस्या का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं पूरे आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको टोटल। इसके बाद इसका हम आंसर देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको पूछा गया था, उद्यमिता किसे कहते हैं और उद्यमिता का अर्थ और उसकी विशेषताएं आपको लिखने को कही गई थी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पर तो देखिए उद्यमिता देख लेते हैं क्या होता है। पूरा आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है उद्यमिता वाला। तो देखिए विलियम बोमाल लिखते हैं कि उद्यमिता विकास का सैद्धांतिक रूप से भ्रामक रहा है। परिणाम स्वरूप उद्यमिता को विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास के बदलते हुए स्तर के अनुसार भी उद्यमिता का आशय भिन्न हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको वीडियो को रोका इसका पूरा आंसर यहाँ तक लिखना है। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए सामान्य अर्थ में उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार के जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता में प्रवृत्ति है। जिन व्यक्तियों में जोखिम वहन करने की इच्छा है या शक्ति होती है वे उद्यमी कहलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो जो जिनमें जो जोखिम वहन करने की इच्छा या फिर शक्ति होती है वे व्यक्ति जो उद्यमी कहलाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। इसके आगे चलते हैं, देख लेते हैं उद्यमिता की परिभाषाएं आपकी जो है विद्वानों ने दी है वो क्या दी है आपकी उद्यमिता की परिभाषा। देखिए देख लेते हैं। देखिए फ्रैंकलिन लिंडसे के शब्दों में उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान करने एवं संसाधनों के नवीन सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है। जी हाँ, आपको इस तरीके से पहले लिख लेनी है आपको ये इसकी परिभाषा। और दूसरी जी है आपको जो है 2 से 3 आपको परिभाषाएं इसकी लिख लेनी है जो विद्वानों के द्वारा दी गई है। देखिए हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया इसका आंसर, जोसेफ शुम्पीटर। जी स्टूडेंट, देखिए उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। जी हाँ, आपको जो है जोसेफ शुम्पीटर जो विद्वान है आपके, उन्होंने उद्यमिता एक प्रवर्तनकारी कार्य है यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है, इस तरीके से इसकी परिभाषा दी है। अगले आपके स्टूडेंट देखिए NH पाठक। तो NH पाठक में देखिए उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख लेना है विद्वानों की परिभाषा। इसके आगे देख लेते हैं और आंसर इसका। देखिए उद्यमिता की विशेषताएं आपको पूछी गई थी। जी हाँ, आपको उद्यमिता की विशेषताएं पूछी गई थी। देखिए तो आपको उद्यमिता की विशेषताएं हमने यहाँ प्रोवाइड करवाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जोखिम लेने की क्षमता। इसकी जो है सबसे पहली विशेषताएं उद्यमिता की जोखिम लेने की क्षमता। देखिए अब देख लेते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन कर लेना आपको पॉइंट लिख के।
देखिए, उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है कि इसमें व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है। इस तरीके से आपको लिखना है और आगे लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। जी आपको स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखना है। इसके आगे आपको देखिए सेकंड आपकी विशेषता हो जाएगी रचनात्मक क्रिया। उद्यमिता व्यक्ति को नए नए अवसरों को खोज करने, प्रतिपल रचनात्मक चिंतन करने व नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। स्टूडेंट्स आपको देखिए क्वेश्चन आपको जो है दूसरा पॉइंट इसका आपका इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद अगला आपका तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए तो तीसरा पॉइंट आपको निरंतर प्रक्रिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको निरंतर प्रक्रिया लिख लेना है। इसके बाद आपको देखिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, वरन उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य पाना एवं दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए तीसरा भी आपको विशेषताएं का ऐसा आपको वर्णन कर लेना है। इसके बाद आपका चौथी जो है विशेषताएं स्टूडेंट देखिए परिणात्मक क्रिया। तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, चूंकि उद्यमिता व्यवसायी व उद्यमियों के प्रत्येक कार्य व व्यवहारों को रचनात्मक एवं सृजनशीलता की ओर उन्मुख करती है, इसी प्रकार उन्हें नए विचारों, नए दृष्टिकोण एवं नए सुअवसरों की खोज करने के लिए भी अभिप्रेरणाएं प्रदान करती है। समग्र रूप से उद्यमिता एक प्रेरणा क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है जो उद्यमियों को जो है अपने कार्यों व लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से आपके जो है आपको जो है चौथा जो है पॉइंट हमने विशेषताएं प्रोवाइड करवाई, तो इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपकी जो पाँचवीं जो इसकी विशेषताएं आपकी उद्यमिता की वो है पेशेवर प्रक्रिया। जी हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। चिकित्सा विधि, इंजीनियरिंग, प्रबंध आदि पेशों की तरह उद्यमिता की योग्यता को शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस तरीके से आपको पाँचवीं जो है इसकी विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद हमने आपको छठवीं जो है आपकी विशेषताएं प्रोवाइड करवाई दी, सार्वभौमिक क्रिया। जी स्टूडेंट, देखिए उद्यमिता को एक सार्वभौमिक क्रिया माना जाता है। तो जी आपके लॉन्ग आंसर है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके जो कोई बड़े बड़े नंबरों के जो है, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे आंसर भी आपको कुछ इसी तरीके से बड़े बड़े आंसर लिखना है, इसलिए आपको हमने यहाँ बड़े बड़े आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको छठवां पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये छठवां पॉइंट है आपका। तो देखिए उद्यमिता को एक सार्वभौमिक क्रिया माना जाता है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, सेना व खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में अनिश्चितताओं को वहन करने, जोखिम का सामना करने व नव प्रवर्तन आदि करने में उद्यमियों प्रवृत्तियां आवश्यक होती है। इसके बाद आपको लिखना है, अतः सर्वव्यापकता के कारण यह सार्वभौमिक क्रिया मानी जा गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके लिखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको कुछ है आपका छठवां पॉइंट कंप्लीट, आपको सातवां पॉइंट हमने यहाँ प्रोवाइड करा, सातवां पॉइंट लिखना है वातावरण प्रेरित क्रिया। यदि आप इसको छोटा करके लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। हमने आपको पूरा आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। देखिए आपका सातवां जो उसकी विशेषताएं में आपको देखिए उद्यमिता की आपको एक की कट कर लेना है कि एक विशेषता यह भी है कि उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी एवं खुली प्रणाली है। उद्यमी सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनमें परिवर्तन करने का जोखिम उठाते हैं। इस तरीके से आपको सातवीं विशेषताएं आपको लिख लेनी है। इसके बाद आपकी आठवीं विशेषता देखिए उद्यमिता अर्जित कार्य है। ये आपकी आठवीं विशेषता उद्यमिता अर्जित कार्य है। उद्यमिता स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्यमान नहीं होती, वरन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आठवां पॉइंट लिखना है। इसके बाद आपका नौवां पॉइंट आता है, देखिए संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग। यहाँ देखिए उद्यमिता द्वारा यत्र तत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित कर दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न साधन यथा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करता है तथा उन संयोजनों का उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से 9वां पॉइंट भी लिखना है। और इसके बाद आपका जो 10वां पॉइंट देखिए, 10वां पॉइंट उद्यमिता का जो आपको विशेषताएं में 10वां पॉइंट आपका उद्यमिता एक आचरण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से लिखना है, उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं वरन आचरण का परिणाम होती है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। देखिए पर निर्णय लेने
देखिए, पर निर्णय लेने में जोखिम निहित होता है जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए आपका 10वां पॉइंट भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आपके पूरे 10 आंसर जो 10 पॉइंट हमने जो है उसको विशेषताएं प्रोवाइड करवाई उद्यमिता की, तो आपको एडजस्ट करके आपके अपने हिसाब से पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 2 का जो है अथवा हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। आपको उत्पादन प्रबंधन के कार्य आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा में पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखिए आपका आंसर ही आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिया हमने। देखिए कुछ इस तरीके से देखिए देख लेते हैं पूरा आंसर हम। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में आधुनिक उपक्रम में एक उत्पादन प्रबंधक को अनेक महत्वपूर्ण जोखिम भरे कार्य करने पड़ते हैं। कच्चे माल की व्यवस्था करने से लेकर तैयार माल के अभिनिर्माण तक तथा उपभोक्ताओं तक अपने उत्पादन होगा स्टूडेंट्स आपका ये उत्पादन सेवाओं को पहुंचाने के सभी कार्य उत्पादक को देखने होते हैं। और देखिए उत्पादन प्रबंधन के मुख्य प्रमुख कार्य इस प्रकार है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको देखिए इस प्रकार के कार्य लिख लेना है। देखिए आपका पहला कार्य हो जाएगा उत्पादन नियोजन। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना है, इन समस्याओं के समाधान हेतु उत्पादन से पूर्व एक मार्गदर्शक तथा नियंत्रक योजना तैयार करना उत्पादन नियोजन कहलाता है। इस तरीके से आपको पहला लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपको कार्य में देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। उत्पादन नियंत्रण वह क्रिया समूह है जो आदेशों को नियोजित करने, उत्पादन आदेश देने तथा उत्पादन होने तक उनका अनुगमन करने की क्रिया को अपने शब्दों में सम्मिलित करता है। स्पष्ट है कि उत्पादन नियंत्रण निर्गामी क्रिया में मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य है। इस तरीके से आपको दूसरा पॉइंट आपको कार्य में लिख लेना है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आपका कार्य देखिए इसका आपको किस्म आपको नियंत्रण, जी हाँ आपको जो प्रबंधन का कार्य देखिए तीसरा किस्म नियंत्रण है। विशिष्ट विवरणों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप इस तरीके से आपको लिखना है। वस्तु का उत्पादन करना किस्म नियंत्रण है कहलाता है। किस्म नियंत्रण के द्वारा तैयार होने वाले माल को अनिश्चित विशिष्ट विवरणों के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने तथा दोषपूर्ण माल को पृथक करने का कार्य किया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको तीसरा भी आपको पॉइंट लिखना है कार्य में। इसका आपका चौथा कार्य देखिए विधि विश्लेषण। विधि विश्लेषण मानवीय एवं यांत्रिक स्थितियों का गहन अध्ययन है जो श्रेष्ठ पद्धतियों के विकास को संभव बनाता है। विधि विश्लेषण अपने में संयंत्र सज्जा, अभिन्यास, मानवीय प्रयास, उत्पादन डिजाइन, उत्पादन पद्धति, सामग्री हस्तांतरण विधि, परिचालन अनुक्रम आदि क्रियाओं के में सुधार को सम्मिलित करता है। इस तरीके से आपको चौथा भी कार्य लिखना है स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने अगले जो है 5वें कार्य की तरफ। तो इनका 5वां कार्य प्रबंधन का देखिए संयंत्र अभिन्यास। देखिए संयंत्र अभिन्यास उत्पादक प्रबंधन का वह प्रमुख कार्य है जो सही साज सज्जा को सही तरीके से सही स्थान पर स्थापित करने से संबंध रखता है ताकि वस्तु का उत्पादन कम से कम दूरी और कम से कम समय में संभव हो सके। इस तरीके से आपको 5वां कार्य लिख लेना है। 6वें कार्य की तरफ चलते हैं। आपको देखिए 6वां कार्य आपके क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा का आंसर है स्टूडेंट से। 6वां पॉइंट आपका देखिए सामग्री हस्तांतरण। सामग्री हस्तांतरण से आशय उन बुनियादी क्रियाओं से है जो गुरुत्वाकर्षण, शारीरिक प्रयत्नों एवं स्वचालित उपकरणों के जरिए सामग्री के मूवमेंट के संबंध में की जाती है। इसके बाद आपको लिखना है देखिए निरर्थक हस्तांतरण को समाप्त करने एवं हस्तांतरण लागतों को न्यूनतम करने से संबंध रखता है ताकि मानव एवं मशीनों का मितव्ययी एवं प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको 6वां भी जो है कार्य लिख लेना है। इसके बाद आपका 7वां कार्य देखिए कार्य मापन। श्रम लागतों को कम करना भी उत्पादन प्रबंधन का एक प्रमुख दायित्व है। आपको इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है आपको जिसका निर्वाह वह अपने कर्मचारियों के कार्य के मापन द्वारा करता है ताकि यह मालूम हो सके कि कोई कर्मचारी औसत से नीचे तो कार्य नहीं कर रहा। कार्य मापन हेतु समय अध्ययन एवं गति अध्ययन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको 7 वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। आपका 7वां जो है कार्य इनका जो है इन्वेंटरी नियंत्रण। इस तरीके से देखिए इन्वेंटरी नियंत्रण अथवा इन्वेंटरी प्रबंधन उत्पादन प्रबंधन का वह कार्य है जिसके द्वारा मितव्ययी आदेश मात्राओं और आदेशों बिंदु का निर्धारित किया जाता है तथा सामग्री
अभाव व अधिक की लागतों को समाप्त किया जाता है। वह कार्य सामग्री के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं के नियंत्रण में से संबंध रखता है। इस तरीके से आपको 8वां कार्य लिखना है। 9वां कार्य देखिए, यदि आपको कोई आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग लग रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको जो अपने हिसाब से कम करके लिख लेना है। बाकी आपको जो इसी तरीके से लिखोगे आपको तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए भंडार रक्षण आपका जो है 9वां कार्य आपका उत्पादन प्रबंधन का। देखिए उत्पादन प्रबंध का यह दायित्व सामग्री के भौतिक संग्रहण, संचय, नियंत्रण एवं उसकी सुरक्षा से संबंध रखता है। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य भंडारण लागत को न्यूनतम करना होता है। इस तरीके से आपको 9वां कार्य लिख लेना है। 10वां कार्य स्टूडेंट्स आपका देखिए लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण आपका 10वां कार्य देखिए, उत्पादन में लागत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी पर निर्मित माल का मुख्य निर्धारण होता है। माल का मुख्य कम या ज़्यादा होना मूल रूप से माल की लागत पर ही निर्भर करता है। यदि लागत कम है तो बिक्री मूल्य, और यदि लागत ज़्यादा है तो बिक्री मूल्य ज़्यादा होने की स्थिति में माल की बिक्री कम होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसका 10वां कार्य भी यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपका 11वां कार्य देखिए, आपको यहाँ पर 11 में देखिए पैकेजिंग एवं डिज़ाइनिंग। देखिए तो उत्पादन को बेचने 11वां आपका जो कार्य है उसको उत्पादन को बेचने के उद्देश्य से माल की पैकिंग और डिज़ाइनिंग तय किया जाता है। किस प्रकार डिज़ाइन एवं पैकिंग में ग्राहक को माल पसंद करते हैं। छोटी, बड़ी, मध्यम पैकिंग, सुरक्षात्मक पैकिंग, आकर्षक डिज़ाइन, उचित आकार, वजन एवं संपूर्ण जानकारी वाला पैकिंग इत्यादि बातों का ध्यान रखना होता है। तभी एक अच्छा उत्पादन, डिज़ाइन एवं पैकिंग हो सकेगा। स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना है देखिए, और यहाँ तक आपको जो सकेगा तक तभी एक अच्छा उत्पादन, डिज़ाइन एवं पैकिंग हो सकेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है यहाँ तक आपको लिख लेना है। आपके पूरे आंसर जो है आपके पूरा जो है आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप जो वीडियो को आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इसके अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी जो है अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है उसमें जो आपको लिखना था, जो है उसका वर्णन करना था आपको। तो देखिए हमने आंसर प्रोवाइड करवाया, तो कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको PMRPY आपको, जिसको शॉर्ट में आपको PMRPY कहते हैं, को देश के युवाओं के लिए तैयार किया गया। देश की शिक्षित आबादी को अपना स्वरोजगार शुरू करने में मदद करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके आगे देख सकते हैं, इस योजना के तहत आपको लोन के लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऋण योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा या व्यापार उद्यम शुरू करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारत शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी वाली वित्त सहायता देना है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना। देखिए इसका कैसे उठा सकते हैं आप लाभ। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं ये भी आपको लिखना। देखिए इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उन शर्तों पर आप खरे उतरते हैं तो आप को अपने स्वरोजगार के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको 18 से 35 वर्ष, देखिए 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए। वही महिलाओं, SC ST, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 10 साल की उम्र में छूट लागू है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके दो लाभ दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कैसे लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु वर्ग सीमा 18 से 40 वर्ष है। और देखिए इसके अलावा आपको कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए। जी आप जहाँ रह रहे हैं आपको 3 वर्ष से ज़्यादा का समय वहाँ हो जाना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कम से कम 8वीं पास है तो आप लोन लेने के लिए योग्य है। जी आपको जो योग्यता मांगी गई है उसमें 8वीं पास हो तो आपको जो है इसका जो है लाभ मिल जाएगा। इसके बाद कम से कम आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित उम्मीदवार को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। स्टूडेंट्स आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट लिखना है, पति पत्नी और माता पिता के साथ हिताधिकारी की आय 40,000 रुपये। जी आपको 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी आपको जो इसकी शर्त है आपको उन्हीं को लाभ उठा सकते हैं जिनकी आय जो है 40,000 रुपये से अधिक नहीं है। और जो है कौन उठा सकता है इसका लाभ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कौन कौन, हमने आपको बताया कि आपको जो कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है देख लेते हैं।
आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। इस योजना के तहत आपको सब्सिडी पर लोन मुहैया कराया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे लोग जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था के भुगतान में देखिए डिफ़ॉल्टर रह चुके हैं, उन्हें इस योजना के लाभ नहीं मिल सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेना है। स्टूडेंट्स चलते हैं देखिए आगे, और आपका जो आगे भी है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और इसका आपको आगे लिखना है। अगर आप पहले से ही किसी अन्य सब्सिडी योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, इसको आपको अगला पॉइंट लिखना। देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 के अत्वे का आंसर है आपको ये अगला लिखना है। देखिए सभी आर्थिक रूप व्यवहारी व्यवसायों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जी हाँ, आप किसी भी आर्थिक रूप से व्यवहारी व्यवसाय में जो कार्यरत हो, आपको जो इसका लाभ मिल सकता है। आपको शर्त यह है कि आपको जो है किसी एक स्थान पर 3 साल से अधिक समय पर आप जो है रह रहे हो, और दूसरा आप जो है आप 8वीं पास हो, और आपकी जो है योग्यता जो है आपकी 8वीं पास होनी चाहिए, और जो है इस तरीके से आपको इसका लाभ मिल सकता है। वहीं आपका जो है आगे है, तो आगे देखिए प्राथमिक कृषि संचालन, जिसमें उत्पादन या प्रत्यक्ष रूप से फसलों की पैदावार के साथ प्रत्यक्ष संबंध वाले योजना को इस शामिल नहीं किया गया है, हालांकि कृषि व्यवसाय और संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो है आपको इस तरीके से आपका पूरा यहाँ तक आंसर लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना का एक्सप्लेन हमें पूरा यहाँ पर करवा दिया है। आप वीडियो को रोककर पूरा इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। उसमें आपको मूल्य निर्धारण के उद्देश्य पूछे गए थे। जी हाँ, आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में मूल्य निर्धारण के उद्देश्य पूछे गए थे, तो उसका आंसर देखिए चले देख लेते हैं पूरा हम लोग। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से उत्तर लिखना है। एक निर्माता द्वारा मूल्य निर्धारण संबंधी उद्देश्य निर्धारित करते समय वस्तु की मांग एवं उसकी विशेषताएं, उसकी लागत, उसका वितरण, उसकी प्रतियोगिता, विक्रेताओं, जी हाँ वो विक्रेताओं हो जाएगा आपका, विक्रेताओं की विशेषताएं आदि निर्णय लिया जाना चाहिए। एक संस्था के मूल्य निर्धारण संबंधी उद्देश्य निम्न में से कोई भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपको उद्देश्य अब देखिए हम आपका आंसर प्रोवाइड करें तो आपको ये पूरा लिखना है इस तरीके से। सबसे फर्स्ट आपका मलाई उतारना। जी हाँ, आपको मलाई उतारना आपका सबसे पहला उद्देश्य इसका देखिए। यदि किसी संस्था का कोई उद्देश्य मलाई उतारना है तो वस्तु का मूल्य निश्चित ही ऊंचा रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। यदि यही नीति तब तक चलती रहती है जब तक बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी पैदा नहीं हो जाता। जी आपको फर्स्ट यह है आपका फर्स्ट उद्देश्य, आपको इस तरीके से लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ देखिए, और देखिए इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए पहले में यह नीति तब तक अपनाई जाती है जब तक वस्तु विशेष तरह की होती है, इसमें वस्तु बेचने के लिए खूब विज्ञापन किया जाता है। इस तरीके से आपको पहला पॉइंट लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपको देखिए निर्धारित प्रतिफल। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको निर्धारित प्रतिफल देखिए, निर्धारित प्रतिफल की दर दो बातों में से किसी एक पर आधारित हो सकती है। पहला जो आपको लिखना है विनिमय पर आधारित प्रतिफल, और स्टूडेंट्स आपको देखिए दूसरे इसमें आपको आगे लिखना है। देखिए इसमें प्रत्येक निर्माता विक्रेता मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार करता है कि उसको लगाई गई पूंजी पर निश्चित दर के रूप में लाभ अवश्य ही प्राप्त हो। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना देखिए दो प्रकार से देखिए आपको लिखना था। तो विक्रय पर आधारित निर्धारित प्रतिफल, देखिए आगे लिखना है आपको विक्रय पर निर्धारित वाली नीति थोक एवं खुदरा देखिए व्यापारियों के द्वारा अपनाई जाती है। वे अपने मूल्य का निर्धारण इस तरह से करते हैं कि उनको कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से अधिक लाभ अवश्य मिल जाए। इसके लिए कुछ वस्तुओं पर कम से कम, कुछ वस्तुओं पर अधिक लाभ हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, आपको दूसरा पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है उद्देश्य में। तीसरा पॉइंट देखिए आपका मूल्य स्थिरता। जी आपको मूल्य स्थिरता इसका तीसरा पॉइंट है आपका। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। बार बार मूल्यों में परिवर्तन की नीति एक अच्छी मूल्य नीति नहीं मानी जाती। जी आपको आप इसमें कहा गया कि किसी प्रोडक्ट का आप बार बार जो है मूल्य फिक्स नहीं करते, आप बार बार उसको चेंज करते रहते हैं, तो ये जो है उसके मूल्य में परिवर्तन की दर अच्छी मूल्य नीति नहीं मानी जाती है। आगे लिखना है आपको अस्थिर मूल्य वाले उत्पाद पर ग्राहकों का विश्वास उड़ जाता है। मूल्यों को स्थायी बनाए रखने से फर्म अथवा कंपनी की साख बढ़ती है। इससे बनाए रखने हेतु कच्चा माल, मजदूरी और अन्य लागत में मामूली परिवर्तन होता है तो भी उत्पादक को मूल्य अपरिवर्तित ही रखना चाहिए। यहाँ आपको ऐसा लिखना है। इसके आगे आपको स्टूडेंट्स लिखना देखिए कुछ इस तरीके से। वे संस्थाएं इस नीति की नीति को अपनाती है जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व को समझती है। इस तरीके से आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, देखिए आपको उद्देश्य चौथा दिया हुआ है, संपूर्ण उत्पादन की बाजार में खपत सुनिश्चित करना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ तरीके से लिखना है। देखिए आपको देखिए आगे लिखना है आपको देखिए, अगर मूल्य निर्धारण में इस तरह किया गया कि फर्म का सकल उत्पाद बाजार में विक्रय नहीं हो पा रहा है तो इसकी मूल्य नीति दोषपूर्ण है। अतः कंपनी किसी महत्वपूर्ण प्रमाणित तथा लोकप्रिय उत्पादन का मूल्य कम
करके ग्राहकों को ऐसे उत्पाद के प्रति आकर्षित करने के लिए मूल्य नीति तय करती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथे पॉइंट का उद्देश्य में आपको पूरा ये लिख लेना है। आपका जो चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चल रहा है। पांचवा पॉइंट में उद्देश्य में आपको लिखना था कि मूल्य नीति एक उद्देश्य बाजार में प्रतियोगिता को रोकना एवं प्रतिस्पर्धियों को दूर भी रखना है। इसलिए बाजार में पूर्व स्थापित फर्म अपनी वस्तुओं का मूल्य इतना कम रखती है कि अन्य प्रतियोगी फर्म के लिए बाजार में रह पाना कठिन हो जाता है। इस तरीके से आपको पांचवा पॉइंट लिखना है। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए छठवां पॉइंट आपका बाजार में प्रवेश। यहाँ स्टूडेंट्स आपको बाजार में प्रवेश कुछ कंपनियां, छठा पॉइंट लिखना है, कुछ कंपनियां द्वारा वस्तुओं का मूल्य इसलिए कम रखा जाता है ताकि अपनी वस्तु को बाजार में बेच सके। इससे निर्माण एवं वितरण लागत बढ़ाने पर घट जाती है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपका देखिए सातवां आपको पॉइंट लिखना है, लाभों को अधिक करना। जी स्टूडेंट्स आपको सातवां पॉइंट लिखना है, लाभों को अधिक करना। मूल्य निर्धारण के लिए ज़्यादातर संस्थाओं द्वारा इसी उद्देश्य को अपनाया जाता है। दीर्घकाल में लाभ को अधिकतम करने की नीति निर्माता एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए ही लाभदायक रहती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सातवां पॉइंट लिख लेना है। इसके तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर आपके 4 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के भी अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। स्टूडेंट्स आपको भारत में महिला उद्यमियों की समस्याओं को लिखने को कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं पूरा। स्टूडेंट्स देखिए महिला उद्यमियों की जो है समस्या देखिए विस्तार से। तो यहाँ देखिए आप इस तरीके से आपको लिखना है कोई आंसर। देखिए भारत में महिलाओं को आपको इस तरीके से लिखना है, भारत में महिलाओं को व्यवसाय में अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके आपको आगे लिखना है, आपको देखिए कुछ समस्याओं को इस प्रकार विस्तृत किया जा सकता है। आपको पहला पॉइंट लिखना है। देखिए इस तरीके से महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी बाधा यह है कि वे महिलाएं हैं। एक प्रकार का पुरुष प्रधान सामाजिक आदेश व्यवसाय की सफलता की दिशा में उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती। पुरुष सदस्यों को लगता है कि यह महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उपक्रम को वित्त पोषण किया एक बड़ा जोखिम है। स्टूडेंट्स आपको पहला जो समस्या आपकी यहाँ प्रोवाइड करवा दिए, तो आपको वीडियो को रोका इसका आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है आपकी समस्याएं की तरफ। महिला समस्याओं देखिए दूसरा आपको हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों की संभावित सफलता के बारे में धारणाओं को बदलना। अधिक से अधिक व्यापारिक समुदाय के भीतर नेतृत्व की स्थिति को में महिलाओं की दृश्यता पर निर्भर करता है। बड़े व्यावसायिक उद्यमों से सीईओ या निर्देशकों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति के आकलन में यह अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है आपको। देखिए महिलाओं की उद्यमशीलता विकास फर्मों के पलायन हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि निजी तौर पर आयोजित या परिवार के स्वामित्व वाले राजनीतिक नेतृत्व के पदों में उनका अधिक प्रतिनिधित्व है। फर्मों के रूप में वे सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों में महिलाओं के लिए उपलब्ध नेतृत्व की तुलना में बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए दूसरी समस्या आपकी लिख लेनी। इसके बाद आपको तीसरी समस्या लिखनी है। स्टूडेंट देखिए तीसरी समस्या महिला समस्या देखिए वित्तीय संस्थान महिलाओं की उद्यमिता क्षमताओं के बारे में संशय है। बैंकरों में यह का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक जोखिम होता है। बैंकरों ने महिलाओं के उद्यमी को ऋण प्राप्त करने के लिए अवास्तविक और अनुचित प्रतिभूतियों को रखा। वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों के इस विश्वास को हतोत्साहित करते हैं कि वे किसी भी समय अपना व्यवसाय छोड़कर फिर से गृहिणी बन सकती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो तीसरी समस्या है लिख लेना है। इसके बाद आपके चलते हैं हम चौथी समस्या देखिए महिलाओं के लिए। चौथी समस्या देखिए कई महिला व्यापार मालिकों की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता व्यवसाय को विकास के अगले स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक उचित सहायता और जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ करना है। महिला उद्यमियों को व्यवसाय के विचार के लागू करने, वित्त पोषण, विज्ञापन, प्रचार के प्रारंभ में स्रोत की पहचान करने में सहायता और प्रशिक्षण आवश्यकता होती है। उद्यमी जो पहले से ही स्थापित थे कि पास विस्तार और बिक्री बढ़ाने के लिए वित्त पोषण सहित जरूरतों का कुछ अलग सेट था। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स देखिए आपको चौथी आपकी महिला की जो समस्याएं लिख लेनी। इसके बाद आपका जो पांचवा लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए पांचवी समस्या है जो महिलाएं शायद ही अन्य महिलाओं के साथ संभोग करती है जो सफल उद्यमी हैं। इससे उनके नेटवर्क कौशल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपकी जो महिलाओं की पांचवी जो समस्या हो जाएगी। इसके बाद आपकी छठवीं समस्या स्टूडेंट देखिए
छठवीं समस्या, महिला उद्यमी अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और कार्यशील पूंजी से पीड़ित है। मूर्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता के कारण महिला उद्यमियों को बाहरी निधियों तक पहुंच की कमी है। बहुत कम महिलाओं के हाथ में मूर्त संपत्ति होती है। इस तरीके से आपको छठवीं जो है समस्या लिख लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो अगली समस्या है कोई सातवीं, देखिए सातवीं समस्या, सामाजिक संस्कृति बाधाएं, महिलाओं के पारिवारिक और व्यक्तिगत दायित्व कभी कभी व्यावसायिक करियर में सफल होने के लिए एक बड़ी बाधा है। महिलाओं के पारिवारिक दायित्व भी उन्हें विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्र में सफल उद्यमी बनने से रोकते हैं। परिवार और आगे देख लेते हैं, परिवार और फर्म का ओवरलैपिंग महिला व्यवसाय मालिकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि फर्म और परिवार के बीच महिलाओं की सीमाएं उदासीन होती है। परिवार का संचालन करने वाली महिला व्यक्तिगत पहचान, भूमिका, देखिए भूमिका, संघर्ष, वफादारी, पारिवारिक संबंधों और प्राधिकरणी के प्रति दृष्टिकोण से जो है संबंधित मुद्दों का एक अनूठा सेट सामना करती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर पूरा हमने यहाँ पर जो आपको 7 पॉइंट जो प्रोवाइड करवा दिए आपकी महिलाओं समस्या से जुड़े, तो आपको ये पूरे यहाँ तक पूरे लिख लेने हैं। इस तरीके से आपका पांचवा क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज हमने इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट करके उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन और साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम।